आप सुन रहे हैं भाग 17। शाम को पार्वती आंगन में बैठी हुई गहरी सोच में डूबी होती है। तभी मनोहर लाल वहाँ आते हैं। उनको देखकर पार्वती को कुछ हिम्मत आती है। खुशबू और रमा ने मुझे सब बता दिया है भाभी। आज जो भी कुछ हुआ, मुझे लगा ही था आप लीला बहन की बातों को मानकर गलती कर रही हैं। वो हर किसी पर फौरन विश्वास कर उसे भगवान का दर्जा दे देती हैं। जहाँ जरा सा कुछ देखा नहीं कि अपना पल्लू फौरन सर पर रखकर सामने वाले के चरणों में झुक जाती हैं। ढोंगी और सिद्ध बाबाओं में अंतर नहीं कर पाती। यदि मुझे पता होता कि वो उस कपाली को बुला रही है तो मैं आपको पहले ही मना कर देता। मैं जानता हूँ उस पाखंडी कपाली को। पहले अफीम गांजे का धंधा करता था। जेल जाके आने के बाद से एक तांत्रिक का चेला बन गया। बस उसे देख देख कर थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा जादू सीख गया। उसे ये काम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना तो कोई पुलिस का डर था और लोग सम्मान भी करते, पाँव भी छूते। बस खुद दाढ़ी बढ़ाकर बन बैठा सिद्ध तांत्रिक। लीला बहन जैसे लोग उसके भक्त बन गए। कुछ घरों की छोटी मोटी समस्या अपने जादू टोने से क्या सुलझाती। लीला बहन जैसे भक्तों ने उसे सर माथे पर बिठा लिया। पर अभी तक तो सब परोक्ष रूप से चल रहा था। लेकिन मुझे अब ये चिंता है कि आज वाले वाकये से सब कुछ खुलकर छोटी बहू के सामने आ गया। उसे पता चल गया है कि हम उसे लेकर शंकित हैं और इधर उधर प्रयास कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कर सकती है। घर के सदस्यों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ज्यादा सावधान रहना होगा अब उससे। खुशबू बता रही थी कि कल जब रमा के पास बैठी थी तो छोटी बहू कमरे में आकर उससे बहुत सख्त लहजे में बोली, जैसे चेतावनी दे रही हो। बेचारी क्या बोलती, सुनकर चुपचाप चली आई। मनोहर लाल बोलते जा रहे थे और पार्वती सर पर हाथ रखे खामोशी से सब सुने जा रही थी। आपका डर लगता है अब सच होने वाला है भाई साहब। गुलाबों का व्यवहार अब सरेआम और अभी अजीब होते जा रहा है। वो अपनापन दिखाकर जैसे हमें चेतावनी दे रही हो, मुस्कुराती भी रहती है और अपने मन की बात हम तक पहुंचा भी देती है। आजकल तो मुन्नी और बिट्टू से बहुत हिली हुई है। पहले तो कोई भाव नहीं देती थी, पर अब कुछ दिनों से पता नहीं क्या जादू कर दिया बच्चों पर कि वो भी दोनों उसके बिना एक पल नहीं रहते। उनके साथ हंसती खेलती है, बातें करती है। मुझे उसका ये व्यवहार अंदर से बहुत डर आता है। दोनों बच्चों की चिंता होती रहती है, कहीं वो उनको कुछ ना कर दे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती अब उससे कुछ बोलूं। और सबसे बड़ा अचरज ये कि वो मुन्नी और बिट्टू को लेकर बाजार गई थी तो फिर अंदर कपाली की बुरी हालत किसने की। सोच सोच के ही ससुरा दिमाग पगला गया है। अक्ल काम ही नहीं कर रही। पार्वती मुंह बनाते हुए बोली, भगवान पर भरोसा रखो भाभी। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। समस्या तो है, उसके निदान का रास्ता भी वही दिखाएगा। मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मनोहर लाल चेहरे पर गंभीरता लाते हुए पार्वती से बोला। बोलिए भाई साहब, क्या बात है? मैं एक पंडित जी को जानता हूँ जिनको सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। वो वही बताते हैं जो सच होता है, लेकिन वो किसी के घर नहीं आते जाते। यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह शमशाबाद के रहने वाले हैं। हनुमान जी का इष्ट भी है उनको। वो अपनी विद्या से वही से देखकर आपके घर की सारी परेशानियां और उसका निदान भी बता देते हैं। मैं आज वहीं गया था। जब मैंने आपके घर की समस्या बताई तो उन्होंने ये नींबू और गेहूं के कुछ दाने दिए हैं। बोले थे कि नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति के बिस्तर के नीचे एक रात पहले उसे बिना बताए रख देना जिस पर आपको शक हो कि उस पे कुछ ऊपरी चक्कर है। और ये गेहूं के कुछ दाने, इसे भी एक लाल कपड़े में बंद करके घर के बीचों बीच किसी ऐसी जगह पे रख देना जहाँ किसी की नजर ना पड़े और जहाँ से घर के सभी सदस्यों का निकलना होता हो। बस इतना करके फिर उन सभी चीजों को मेरे पास ले आना। ध्यान रहे, हमें उन चीजों को लाल कपड़े में बांधने के बाद खोलकर नहीं देखना है, बल्कि वैसे उनके पास लेकर जाना है। वो स्वयं हमारे सामने उसे अपने पूजा स्थल पर खोलकर देखेंगे। फिर जो भी उनको महसूस होगा, जो भी लगेगा, वो बता देंगे। ये लीजिए वो नींबू और ये गेहूं के दाने। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आप वैसे ही कीजिएगा जैसा पंडित जी ने बताया है। मैं कल सुबह आकर आपसे ले जाऊंगा। ध्यान रहे, घर में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है सब बेकार हो जाए। मनोहर लाल पार्वती को अच्छे से सब समझाते हुए बोले। पार्वती ने वो सारी चीजें लेकर अपने पास हिफाजत से रख ली और बोली, गेहूं का तो ठीक है मैं रख दूंगी, पर ये नींबू उसके बिस्तर के नीचे कैसे रखूं? ससुरी पूरे वक्त तो अपने कमरे में ही घुसे रहे हैं।
अरे भाभी, वो कभी तो बाहर निकलती होगी, बस मौका देख के रख देना। इतना सा काम यदि हो जाए तो फिर पंडित जी से आगे की बात कर लूंगा कल जाकर। ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करूंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये परेशानी तो हर दिन उग्र होती जा रही है। बस अब आपका ही सहारा है भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता इस घर का। पार्वती मनोहर लाल की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए बोली। गुलाबो शाम को मुन्नी और बिट्टू को लेकर घर से बाहर जाने लगती है। माँ जी, मैं बच्चों को लेकर बायोस्कोप दिखलाने ले जा रही हूँ, सुबह से ही पीछे पड़े हैं, कुछ देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर वो दोनों को साथ लेकर चली जाती है। पार्वती फौरन उठकर उसे जाते हुए देखती रहती है। जब वो दूर जाते हुए आंखों से ओझल हो जाती है तो पार्वती उसके कमरे में जाकर जल्दी से वो लाल कपड़े में बंधा हुआ नींबू उसके बिस्तर के नीचे रख देती है। जैसे ही वो कमरे में जाने को होती है तो उसे वही पलंग के नीचे एक संदूक का हल्का सा सीरा नजर आता है। उत्सुकतावश तो उसे बाहर खींचकर खोलकर देखती है। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुलता है, एक तीव्र बदबू सारे कमरे में फैल जाती है। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बजती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर दोनों आंख फाड़े हुए घृणा से संदूक को देखने लगती है। पूरा संदूक हड्डियों से भरा पड़ा रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बड़ी निर्दयता से चबाकर वहां रखा हो। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर वहीं बैठी रह जाती है। हे ईश्वर, इस मंदिर जैसे पवित्र घर में इतना घनघोर अनर्थ, इस उल्टा ने तो सारा घर बिठाल के रख दिया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना नीच और घटिया निकलेगी। पूरे घर की पवित्रता को नष्ट छिन्न भिन्न करके रख दिया है इसने। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे तो जैसे सारा घर घूमता हुआ दिखने लगता है। बड़ी मुश्किल से संभल कर वो वापस उस संदूक को पलंग के नीचे कर देती है और डरते घबराते कमरे से बाहर आकर खुद पर गंगा जल छिड़क कर आंगन में खटिया पर दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में बाहर से महेश हैरान परेशान हालत में आकर उसके सामने बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बड़ा तनाव में लगता है, अब तुझे क्या हुआ? पार्वती उसे इस तरह परेशान हाल देखकर उससे पूछती है। क्या बताऊं माँ, लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। रोज कड़ी मेहनत कर रहा हूँ पर मानो खेत की जमीन को नजर लग गई हो, एक भी अंकुर नहीं फूटा अब तक। अच्छे किस्म के बीज डाले, अच्छी बुआई की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ऊपर से बैलों ने अलग दिमाग खराब कर रखा है, हल तक सही से नहीं खींच पाते। पहले तो मेरा हर इशारा समझ जाते थे, पर अब लाख कोशिशों के बाद भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। उनकी हालत भी पहले से काफी कमजोर हो गई है। उनके आगे चारा डालो तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं, आज भी खूब बचा। महेश उदास होकर पार्वती से बोला। चिंता मत कर बेटा, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। मन छोटा मत कर, ये वक्त भी निकल जाएगा। पूरे घर में मनहूसियत छा गई है जब से ये मुई करमचली के कदम बढ़े हैं इस घर में। अरे माँ, उसे क्यों दोष देती है, अपना ही सिक्का खोटा निकला। मैं कभी सचिन को गलत नहीं बोलता, पढ़ा लिखा है, समझदार है, भला बुरा सोच सकता है, हर बात में खूब अकलमंदी दिखाता है, सबकी चिंता भी करता है, पर बहू का जिक्र होते ही चुप्पी साध लेता है, उसी का पक्ष लेता रहता है। हम पर तो जैसे भरोसा ही नहीं उसे। हम कोई उसके या बहू के दुश्मन तो नहीं। एक दिन खेत पर आया था, बोल रहा था कि भैया यदि आपको गुलाबो पसंद नहीं तो मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वही रहेगी। अब तू ही बता माँ, उस लड़की के पीछे वो हमसे दूर जाने की बात करने लगता है। जिन हाथों को पकड़कर चलना सीखा, दुनियादारी देखी, उन्हीं हाथों को छुड़ाकर अब बहू का हाथ थाम के हमसे नजर मिलाकर बात करता है। ये बात मैंने आज तक घर में नहीं बोली कि सुनकर सबको दुख होगा। महेश की बात सुनकर पार्वती और तनाव में आ जाती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर में गुलाबो दोनों बच्चों को लेकर वापस आ जाती है। मुन्नी और बिट्टू बहुत खुश नजर आ रहे थे। मुन्नी पार्वती से बोली, पता दादी, आज चाची ने हमें खूब घुमाया, ये देखो ये चूड़ियां भी दिलाई और वो डिब्बे वाली फिल्म भी दिखाई। चाची ना बहुत अच्छी है। पार्वती उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर दूर खड़ी गुलाबो की तरफ देखने लगती है, जो अपने चीर परिचित अंदाज में मुस्कुराती हुई खड़ी रहती है। गुलाबो अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ जाती है, लेकिन फिर अचानक से चेहरे के हाव भाव बदलकर तेजी से खड़ी होकर पूरे कमरे को गौर से निहारने लगती है।